नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे ठीक पहले हमने 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे थे। आज हम 12वां चैप्टर परमाणु के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाए हुए हैं। तो इस प्रश्न बैंक के सभी क्वेश्चंस को आप सीरियस लेते हुए तैयार करेंगे, समझते हुए इन्हें याद करेंगे। विद्यार्थियों, एक क्वेश्चंस विद्यार्थियों के मन में आता है कि हमने एक पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने BCS एकेडमी पर बताए थे, तो ये याद करें या ये प्रश्न बैंक वाले याद करें। तो विद्यार्थियों, हमने जो क्वेश्चंस तैयार किए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हमने पूरी तरह से ब्लूप्रिंट पर आधारित थे। यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आता है तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से वो जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि फिर भी आपको इस प्रश्न बैंक के क्वेश्चन से तैयार करने हैं, इनको समझने हैं। क्लियर? अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में परमाणु की आमाप की कोटि है, मतलब परमाणु का आकार कितना है। तो विद्यार्थियों, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है। बात करें नाभिक के आकार की, नाभिक का आकार तो इससे लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है। 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अविभाज्य है? इनमें से कौन सा एक अविभाज्य कण है? तो देखिए, परमाणु की जो डेफिनेशन है, परमाणु की जो परिभाषा है वो ये है कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, आगे विभाजन संभव नहीं हो, परमाणु कहलाता है। क्लियर? ये परमाणु की डेफिनेशन में आया था, लेकिन मैं आपको अब क्लियर कर दूं कि यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि जो परमाणु है इसमें भी मूल 3 कण पाए जाते हैं। परमाणु में मूल कण ये 3 होते हैं। पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हालांकि इनका अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्लियर? वैसे तो परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक मूल कण है और
ये अविभाज्य कण है, इसका आगे विभाजन संभव नहीं है। जबकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मूल कण हैं, लेकिन ये जो कण है ये क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण भी किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क कण, 3 क्वार्क कण से मिलकर बने होते हैं। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से ये मिलकर बने होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी अविभाज्य कण नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर के निम्न में से कौन अविभाज्य है ये पूछा गया है। तो नाभिक के अंदर खुद में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन खुद क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है, और जो परमाणु है इसमें खुद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फोटोन है, ये ऊर्जा का कण होता है, ऊर्जा का कण होता है। तो इसमें से कौन सा अविभाज्य? वैसे तो परमाणु की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ऑप्शन डी यहां पर सही होना चाहिए था। तो ये एक तरीके से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्लियर? और मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखिए, स्थायी कक्षा की अवधारणा निल्स बोर के द्वारा प्रस्तुत की गई। इन्होंने अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में इन्होंने अपनी बोर की जो प्रथम परिकल्पना है उसमें इसके बारे में स्पष्ट बताया है कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए परिक्रमण करता है। तो इसमें ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, बोर की पहली परिकल्पना हमें क्या कहती है कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। तो यहां पर आया है निश्चित स्थायी कक्षाओं में। यह परिकल्पना आगे कहती है कि प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं जिसमें यह रह सकता है, और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है, और इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। तो ये जो स्थायी कक्षा की अवधारणा है वो निल्स बोर के द्वारा दी गई थी। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थिर होते हैं। ये वैसे तो रदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हालांकि ये यहां पर किसी में नहीं लिखा है, तो अस्थिर ही होंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिरसम्मत मत से रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है कुंडलीवत होता है, मतलब सर्पिल पथ पर गति करता हुआ वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, क्लियर? ये हमने यहां पर एक परमाणु दिखाया है, और इस परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वृत्ताकार पथ में न घूमकर चिरसिम्मत सिद्धांत ये कहता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित गति करता है, तब विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करेगा, तत्पश्चात इससे ऊर्जा बाहर निकलेगी, जिससे इसका पथ है वो धीरे धीरे इसकी त्रिज्या कम होती हुई ये नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। तो इसका पथ है वो सर्पिलाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है। तो देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण, कक्षीय त्वरण होता है n स्क्वेयर h स्क्वेयर बट्टे में 4 पाई स्क्वेयर
m²r³। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। देखिए, बोर मॉडल के द्वारा इनमें से कौन से रेखीय स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम, इनमें से कौन से स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की गई? देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के या आयनों के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या करता है, जिससे रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। मैं यहां पर आपको बता दूं कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये बना होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु में वर्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तो ये कूलाम बल के कारण से ऐसा करते हैं। देखिए, यहां पर हमने एक डायग्राम के जरिए समझाया है। ये जो बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, ये हमारा परमाणु है। इसके मध्य में केंद्र पर एक धनावेशित भाग है जिसको हमने नाभिक कहा है, जो कि धनावेशित होता है। और इस परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित कण है, नाभिक जो कि धनावेशित है, इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल काम करता है, कूलाम बल काम करता है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। एक पूर्णांक संख्या गुणज हो, तो पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना हमें क्या कहती है? तो देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे, मैंने इसको मैथमेटिकल रूप में लिखा है कि बोर की जो परिकल्पना है वो ये कहती है कि कोणीय संवेग जो L, जिसे आप mvr से भी कह सकते हैं, ये h/2π का n गुणा होता है, जहां n एक पूर्णांक संख्या होती है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल हेतु प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर दिष्ट करवाया। तो यहां पर आएगा सोने की पन्नी। क्लियर? नेक्स्ट देखें। न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को परमाणु की अवस्था कहते हैं। देखिए, न्यूनतम ऊर्जा वाली परमाणु की जो अवस्था है उसको परमाणु की मूल अवस्था कहा जाता है। तो मूल अवस्था, आद्य अवस्था कहा जाता है। क्लियर? फिर यहां पर ध्यान देंगे, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो उन पर लगने वाले कूलाम बल
बल से संतुलित होता है। अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होता है, तो यहां पर आएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होता है। देखो हमने यहां पर डायग्राम के जरिए दिखा दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नाभिक है, इनके बीच में एक विद्युत आकर्षण बल प्राप्त होता है जो कि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे प्रिज्म पर डालकर उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो स्पेक्ट्रम को कौन सा स्पेक्ट्रम कहा जाता है? देखिए यहां पर हमारे पास में 3 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है कि एक तो यहां पर तो उत्सर्जित प्रकाश है, यहां पर अवशोषक माध्यम से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम, यहां पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और जब स्पेक्ट्रम में केवल एक आवर्ती या तरंग दैर्ध्य वाली किरण हो प्राप्त हो तो उस स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर तो आएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यहां पर आएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम और यहां पर आएगा रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखें कि बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर परमाणु जिस अवस्था में आता है उसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। उत्तेजित अवस्था कहते हैं। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने की क्रिया कहलाती है संक्रमण। क्रिया को संक्रमण कहते हैं, संक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड प्रयोग की कोई 2 मुख्य कमियां लिखिए। तो देखिए पहली और मुख्य जो कमी है वो यह है कि ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा सका। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका क्योंकि चिरसम्मत विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत के अनुसार एक त्वरित आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः वर्तीय कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की वर्तीय कक्षा की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो परमाणु है वो स्थायी कैसे हो सकता है, तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। अन्य कमियां भी देखें, परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकी, साथ में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को भी नहीं समझा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्थर का ही क्यों प्रयोग किया गया। तो देखिए स्वर्ण पत्थर की एक पतली परत बनाई जा सकती है, ये अल्फा कण की तुलना में अत्यधिक भारी होता है। तो देखिए ये दोनों रीजन मैंने यहां पर पुट कर दिए हैं कि स्वर्ण नाभिक एक भारी नाभिक है जिससे अल्फा कणों के मार्ग में अधिक विक्षेप उत्पन्न होगा और सोने की पन्नी आसानी से बना सकते हैं, पतली पन्नी निर्मित की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। तो देखिए रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्रयुक्त जो निष्कर्ष है उनमें से पहला जो निष्कर्ष था कि परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहा गया।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने पुट भी कर दिया है कि ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है। दूसरा निष्कर्ष है कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया। तीसरा निष्कर्ष है कि अल्फा कणों का जो प्रक्षेप पथ है वो परवलयाकार होता है। तो ये कुछ प्रमुख निष्कर्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाइड्रोजन परमाणु में बोर कक्षा की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। बोर कक्षा की त्रिज्या, तो देखिए मैं पहले एक व्यापक फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। Rn बराबर त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर बट्टे में पाई m e स्क्वेयर इंटू n स्क्वेयर बट्टे में z। क्लियर। अब यहां पर बोर कक्षा की त्रिज्या, बोर कक्षा की त्रिज्या, तो बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए हम हाइड्रोजन परमाणु लेकर चलेंगे और पहली कक्षा की त्रिज्या यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा पहली कक्षा के लिए R1 बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वेयर बट्टे में पाई m e स्क्वेयर। तो ये तो अपने पास में बोर कक्षा की त्रिज्या का सूत्र आ चुका है। और यदि यहां से हम कैलकुलेट करेंगे सबकी वैल्यू पुट करके, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होगा। ये बोर त्रिज्या का मान है विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां लिखिए। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हम पहले भी देख चुके थे। ये कमियां मैंने एक बार पुनः पुट कर दी है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो बोर मॉडल की दो सीमाएं लिखिए। मतलब यहां पर हमें बोर मॉडल की दो कमियां पुट करनी है। चलिए देखिए, पहली कमी देखेंगे। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि सोमरफील्ड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर ने अपनी द्वितीय परिकल्पना में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि कोणीय संवेग का मान h/2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, लेकिन इसकी व्याख्या करने में ये असफल रहे। तीसरी जो कमी है वो बोर के अनुसार नाभिक को स्थिर माना गया और कोई भी कण स्थिर तभी संभव है जब उसका द्रव्यमान अनंत हो। अगली कमी देखेंगे कि बोर मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की तीव्रता, अति सूक्ष्म संरचना, जीमान प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी एक ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में देख लिया था। पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें वहां पर दिया हुआ था। चलिए मैं पुट कर देता हूं। तो विद्यार्थियों ये है हमारे पास में बोर की द्वितीय परिकल्पना। तो देखिए इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग को हम L से पुट करें, L बराबर mvr nh/2 पाई के इक्वल होगा, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4 इसकी वैल्यू हो सकती है और h यहाँ पर प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब देखिए विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। बोर के अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय
वेग का व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है, वेग का व्यंजक आपको अब फाइंड आउट करना है, पूरा डेरिवेशन करके आपको निकालना होगा। देखो क्या निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वी एन बराबर ई स्क्वेयर बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन, ये वाला फॉर्मूला हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। फिर आप ध्यान दें अगले क्वेश्चन पर, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 29वां जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा है, तो पहली कक्षा में जो ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं एक रिलेशन आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर और स्थितिज ऊर्जा के आधे के नेगेटिव के, ये रिलेशन होता है इन तीनों के मध्य। तो इसको क्लियर कर लें। तो यहां से अब हम देख लेते हैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा K1। तो आपके पास में जो भी E1 है इसका माइनस में कर दीजिए। तो E1 हमारे पास माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो K1 का मान आ चुका है प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इसी तरीके से UN, तो UN क्या है कि En का दुगुना है, En का दुगुना है, तो 2 गुणा में En की वैल्यू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो UN हमारे पास में आ चुका है, UN निकल कर आ गया है माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये वाला जो रिलेशन है वो काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है, तो इसे आप ध्यान में रखें। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष वो हमने बता दिए हैं। गाइगर मास्टरडन के प्रयोग का प्रायोगिक चित्र बनाकर अल्फा कणों की संख्या का प्रकीर्णन कोण के साथ में वक्र खींचिए। प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ आलेखित कीजिए। संघट प्राचल को समझाइए। बोर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। बोर मॉडल का दूसरा अभिग्रहित लिखिए। और हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या कक्षा संख्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु की अंतरतम कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। तो n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। कुल ऊर्जा का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। द्वितीय अभिग्रहित लिखकर n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अप्रगामी तरंग का प्रतिरूप डी ब्रोगली परिकल्पना से द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या करवाई जा सकती है। तो देखिए यहां से मेरे हिसाब से इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सा पर्सन इनमें से हो सकता है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इनमें से भी इंपॉर्टेंट, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बोर का परमाणु मॉडल है। इसको आप तैयार करें। क्लियर। इसके अलावा ये जो है कि डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अल्फा कणों का पथ किस प्रकार का होता है। क्लियर। इसके अलावा आपको जैसे रदरफोर्ड मॉडल की या बोर मॉडल की कमियां आपको पूछी जा सकती है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने जो बताए वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने परमाणु से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उनके सॉल्यूशंस देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।